मेल ज्ञान संघ पर आप लोगों का स्वागत है। कक्षा 12 इतिहास से लेके आए हैं यात्रियों के नजरिए। ये जो है चैप्टर आपको यह जानकारी देता है कि जो विदेश से लोग भारत में 10वीं से 17वीं शताब्दी तक यात्रा करने आए या घूमने आए या पर्यटन कर, उन लोगों ने भारतीय समाज को किस तरीके से देखा और उसके बारे में क्या लिखा, ये सारी जानकारी यहाँ आपको उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें से जो है कुछ विशेष लोगों की द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों तो विशेष रूप से कक्षा 12 के इस अध्याय के द्वारा पहुंचाया जा रहा है, जिसे यात्रियों के नजरिए कहा गया है। बच्चों, इसमें जानते हैं सबसे पहली चीज है कि इस परिचय देख लेते हैं इस चैप्टर का क्या है। तो यात्री भारत क्यों आए, सबसे पहले ये चीज देखा जाता है। बच्चों, जानते हैं जब कोई विदेशी यात्री मध्यकाल में भारत आया तो उसके जो है कुछ उद्देश्य थे, जैसे काम की तलाश में आए, कुछ प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए, कुछ व्यापार, सैनिक, पुरोहित या तीर्थ यात्री के रूप में आए, या कुछ लोग केवल साहस की भावना से प्रेरित होकर विश्व भ्रमण के लिए आए। इस तरीके की चीजें जो है इनका मुख्य उद्देश्य था यात्रियों का। अब जो है इनमें महिलाएं भी आई, पुरुष भी आए, दोनों तरीके के लोग आए, लेकिन महिलाओं का वृत्तांत लगभग ना के बराबर है। ऐसे कोई विशेष जो है महिला यात्री के बारे में नहीं बताया गया है जो विदेश से आई हो और भारत में विभिन्न प्रकार के विवरण को या विश्व स्तर पर किसी विवरण को एकत्र किया हो। फिर है अध्ययन का विषय। यात्रियों के विवरण में छुपी हुई जो सामग्री है उसमें से सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक प्रथाएं। अब इससे क्या हुआ कि जो भी यात्री आए उस समय मध्यकाल में, उन लोगों ने जो भी पुस्तकें लिखी उसमें सामाजिक जानकारी उपलब्ध है भारत की, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक सभी प्रकार की जानकारी उसमें उपलब्ध है, जिसे जो है अध्ययन करने पर पता चलता है। अब आगे आता है कि यहाँ पर जानते हैं भारत में जो प्रमुख यात्री 11वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी से के मध्य आए, उनमें से 3 व्यक्ति प्रसिद्ध हैं। वही कक्षा 12 में आपके जो है उन्हीं के बारे में विवरण भी दिया गया है, जिसमें अल-बरूनी कहाँ का है तो ये उज्बेकिस्तान यानी ख्वारिज्म का है। यह 11वीं शताब्दी में भारत आया। इसने किताब लिखी, किताबुल हिंद, जो अरबी भाषा में है। अगला यात्री है इब्ने बतूता। यह 14वीं शताब्दी में भारत आया। इसने जो है रेहला नामक पुस्तक लिखी। यह मोरक्को का निवासी था। इसने भी जो रेहला पुस्तक लिखी वह अरबी भाषा में। अब है फ्रांसवा बार्नियर। यह फ्रांस के यूरोप से जो है यूरोप के फ्रांस राष्ट्र से आया था 17वीं शताब्दी में। इसने ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक लिखी, जो कि फ्रांसीसी भाषा में। ये तीनों को याद रखना है कौन कहाँ से आया। पहला है अल-बरूनी, ख्वारिज्म से आया। इब्ने बतूता मोरक्को से आया। फ्रांसवा बार्नियर फ्रांस, यूरोप महाद्वीप के फ्रांस राष्ट्र से आया। कौन सी पुस्तक लिखी है? किताबुल हिंद अल-बरूनी की है, रेहला इब्ने बतूता की है और फ्रांसवा बार्नियर की जो है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर है। अब अगली चीज है इसमें जो है देखते हैं कि इसने क्या विवरण लिखा है। अल-बरूनी ये जो है ख्वारिज्म से कैसे आया ये देख लिया जाता है। तो ये 1017 में महमूद गजनबी ने ख्वारिज्म पर आक्रमण किया और अल-बरूनी को बंधक बनाकर गजनी लाया।
वहीं उसे भारत के बारे में जानकारी मिली और वहाँ से फिर जो है भारत की ओर जब महमूद गजनवी आया तो साथ में ये भी आ गया। अब रहा कि किताबुल हिंद उसके द्वारा लिखा गया है, अलबरूनी के द्वारा। तो इसमें क्या है, ये जो है एक बहुत ही विस्तृत ग्रंथ है जिसमें जो है 80 अध्याय हैं। इनमें धर्म, दर्शन, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, सामाजिक जीवन और मापन विधियों का वर्णन, अर्थात उस समय जो है विश्व धर्म के बारे में क्या क्या जानकारी थी उसने उसमें लिखा है। भारत में कौन सा धर्म पाया जाता था, किस प्रकार लोग धार्मिक विचार करते थे और कैसे जो है धार्मिक क्रियाकलाप थे उनका, दर्शन वह विभिन्न प्रकार के तत्वों के बारे में कैसा सोचा करते थे या खगोल के बारे में क्या जानकारी थी, सब इसमें जो है दिया गया है। साथ में लेखन शैली, अलबरूनी एक विशिष्ट जो है शैली में लेखन करता था। वह पहले प्रश्न पूछता था, फिर संस्कृत परंपराओं पर आधारित व्याख्या करता था और अंत में अन्य संस्कृतियों से तुलना करता था। अर्थात यह प्रश्न पूछ करके उसका उत्तर देता और फिर अन्य संस्कृतियों से तुलना करता था। अर्थात ये जो है प्रश्नात्मक और तुलनात्मक दोनों प्रकार का अध्ययन करने वाला व्यक्ति था। अलबरूनी ने जो है ब्राह्मणों द्वारा रचित वेदों, पुराणों, भगवद गीता और पतंजलि के कार्यों पर बहुत भरोसा किया। अर्थात उनके जो है जो भी ये रचनाएं थी इनका उसने अध्ययन भी किया था। अब जो है अलबरूनी ने भारतीय वर्ण व्यवस्था के बारे में या जाति व्यवस्था का विवरण क्या दिया है देख लेते हैं। तो जो है अलबरूनी ने वर्ण व्यवस्था के बारे में जो जानकारी दिया है वह क्या है, अलबरूनी तुलनात्मक अध्ययन उसने जो है किया। उसने बताया कि जाति व्यवस्था केवल भारत तक सीमित नहीं थी। प्राचीन फारस में 4 सामाजिक व्यवस्था, सैनिक, भिक्षु, वैज्ञानिक, चिकित्सक, किसान हुआ करते थे। अपवित्रता की धारणा को खारिज करता है, अर्थात नकारता है ये। अलबरूनी ने प्रकृति के नियम का हवाला देते हुए लिखा है कि हर वस्तु को अपवित्र, हर वह वस्तु जो अपवित्र हो जाती है अपनी पवित्रता पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है और सफल होती है। इसलिए जाति व्यवस्था में अछूत या अपवित्रता की धारणा प्राकृतिक नियमों के खिलाफ था। अर्थात उसने जो है भारतीय जाति व्यवस्था पर उस समय भी कटाक्ष किया था। यह भारतीय जाति व्यवस्था में छुआछूत नियम के प्राकृतिक नियमों के खिलाफ है, उस समय भी उसने बताया था। आगे क्या है, समझ में बाधाएं। अलबरूनी जो है के अनुसार भारत को समझने में 3 बाधाएं थी। पहले भाषा, संस्कृत और अरबी में अंतर, धार्मिक रीति रिवाज और प्रथाओं में भिन्नता और स्थानीय आबादी का अभिमान और अलगाववाद। ये 3 रीजन थे जिसके द्वारा भारतीय जाति व्यवस्था को जो है समझना में बहुत ही बाधाएं आई, क्योंकि भाषाएं भी जो है, क्योंकि वह मूल रूप से अरबी भाषा का था, यहाँ की भाषा संस्कृत थी। दूसरे, यहाँ के धार्मिक रीति रिवाज और प्रथाएं उसके धार्मिक रीति रिवाज और प्रथाओं से भिन्न था। स्थानीय आबादी में अभिमान या अलगाववाद, तो यहाँ की स्थानीय आबादी में अलग अलग 4 समूहों का संगठन देख रहा था कि जो है वर्ण व्यवस्था के चारों वर्ण एक दूसरे से अलग और भिन्न दिखाई देते हैं। अब अगली चीज है आपके इब्ने बतूता, एक हठी यात्री। इसके बारे में अध्ययन करते हैं हम लोग। इसने जो है रिहला नामक पुस्तक लिखी थी अरबी भाषा में, और ये दिल्ली सल्तनत काल में अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। यह एक शौकीन यात्री था
इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्रियों द्वारा अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। भारत आने से पहले वह मक्का, सीरिया, ईरान, यमन और ओमान की यात्रा भी की थी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये भारत आया नहीं की। 1333 में वह सिंधु के रास्ते दिल्ली पहुंचा। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक उसकी विद्वता से प्रभावित हुए और उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। चीन की यात्रा भी जो है, क्योंकि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे चीन भी भेजा था। जब इसने चीन की यात्रा की जो है सुल्तान का दूत बन करके, वो मंगोल शासक के पास चीन भेजा गया जब, तो उसने मालदीव, श्रीलंका और सुमात्रा घूमते हुए जो है वो चीन गया था। यात्रा के खतरे, इब्न बतूता कई बार डाकुओं और ने हमला किया इसके काफिले पर, उसके कई साथी मारे गए, फिर भी वह अपनी यात्राओं को बंद नहीं किया और साहस के साथ यात्राएं करता रहा। अब इब्न बतूता का जो है भारतीय शहर, नारियल और पान के बारे में कुछ अजीबोगरीब चीज़ें इसमें लिखी। पहली चीज़ है शहरी केंद्र, रोमांचक वस्तुएं। इब्न बतूता ने नारियल, जिसकी तुलना उसने मानव सिर से की, पान के पत्ते का विस्तार से वर्णन किया जो उसके पाठकों के लिए बिल्कुल नए थे। दिल्ली और दौलताबाद, उसने दिल्ली को भारत का सबसे बड़ा और विशाल आबादी वाला शहर बताया। उसने महाराष्ट्र के दौलताबाद की भी तारीफ की जो आकार में दिल्ली को टक्कर देता था, अर्थात उसने ये भी बताया कि दौलताबाद उसी प्रकार के आकार में है जैसे कि दिल्ली शहर। फिर बाजारों की रौनक, तो भारतीय बाजार केवल आर्थिक लेन देन के केंद्र नहीं थे बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र थे। बाजारों में मस्जिदें, मंदिरें होती थी। गायकों और नर्तकों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर जो है नाच गाना प्रस्तुत किया जाता था। इस प्रकार का विवरण उसने दिया है। डाक प्रणाली के बारे में इब्न बतूता बताता है कि भारत की अनूठी डाक प्रणाली थी, अर्थात इसकी प्रशंसा करता है। यहाँ दो प्रकार की डाक व्यवस्था थी, एक उलूक यानी कि घोड़े के द्वारा डाक ले जाया जाता था और दूसरा दावा, पैदल लोग जो है जानकारी या खत को लेकर के जाया करते थे। इसके कारण व्यापारियों के लिए लंबी दूरी तक सूचना और माल भेजना बहुत आसान होता था। ये व्यवस्था जो है इब्न बतूता ने उस समय बताया कि लोग डाक की भी व्यवस्था रखते थे भारत में। अब अगला है फ्रांसवा वर्नियर, इसका परिचय देखते हैं हम लोग। ये फ्रांस यानी कि यूरोप के फ्रांस राष्ट्र का रहने वाला एक फ्रांसीसी चिकित्सक था, राजनैतिक दार्शनिक और इतिहासकार भी था। 1665 से 1668 तक 12 वर्ष तक भारत में रहा। वह सम्राट शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में मुगलों से जुड़ा। द्वंद्वात्मक पद्धति, वार्नियर ने भारत में जो कुछ भी देखा उसकी तुलना फ्रांस और यूरोप की स्थितियों से की। उसने भारत को यूरोप की तुलना में हीन या पिछड़ा हुआ दिखाने का प्रयास किया। किताब का समर्थन, उसकी मुख्य कृति ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर फ्रांस की लुई 14वीं को समर्पित किया था उसने। वार्नियर का उद्देश्य, वह यूरोपीय शासकों और बुद्धिजीवियों को यह प्रभावित करना चाहता था कि वे नीतियों के स्तर पर कौन सी गलतियां न करें जो मुगलों ने की है। अर्थात फ्रांसवा वर्नियर ने इस ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक से यह समझाना चाहता था जो है शासकों को, राजाओं को, कि जो गलतियां इन लोगों ने की है या मुगल एम्पायर के शासकों ने की है, वही गलतियां अगर कोई और भी करेगा तो जो नुकसान मुगलों को हुआ था उसी तरह उन्हें भी नुकसान होगा। नुकसान से बचाने के लिए इसने ये कार्य किया था। अब अगला है बर्नियर की निजी
निजी भू स्वामित्व का अभाव। राजकीय स्वामित्व का सिद्धांत क्या किया है इसने, तो निजी संपत्ति की कमी। लिखता क्या है ये, लिखता है वर्नियर के अनुसार मुगल भारत में भूमि पर निजी स्वामित्व का अभाव था। सारी भूमि का मालिक स्वयं राजा या सुल्तान होता था। दुष्परिणाम, क्योंकि भूमि राजकीय था इसलिए किसान या जमींदार अपनी भूमि को अपने बच्चों को हस्तांतरित नहीं कर सकते थे। इसके कारण उन्होंने भूमि के सुधार का या निवेश में कोई रुचि नहीं ली। इसके परिणाम स्वरूप कृषि का पतन हुआ। सामाजिक संरचना, वर्नियर ने तर्क दिया कि इस व्यवस्था के कारण भारत में मध्य वर्ग नहीं था। यहाँ केवल एक तरफ अमीर शासक वर्ग था, दूसरी तरफ अत्यधिक गरीब जनता थी। ऐतिहासिक सत्यता, आधुनिक इतिहासकार वर्नियर के इस दावे को पूरी तरह सही नहीं मानते हैं, क्योंकि मुगल दस्तावेजों से पता चलता है कि राजा केवल कर लेता था, भूमि का मालिक हमेशा राजा ही नहीं होता था। इस तरीके का विवरण दिया इसने। अब है महिलाएं, दास, सती और श्रमिक। उस समय की स्थिति के बारे में देखते हैं कि महिलाओं, दासों, सती और श्रमिकों की क्या स्थिति। तो सती प्रथा और दासता। सती प्रथा का मार्मिक विवरण। वर्नियर सती प्रथा का बहुत ही विस्तृत और हृदय विदारक विवरण देता है। उसने एक घटना का उल्लेख किया जहां 12 वर्षीय अनाथ बच्ची को जबरन जिंदा जला दिया गया। उसने लिखा है कि कुछ महिलाएं खुशी से मौत को गले लगाती थी, कुछ लोग खुशी से मौत को गले लगाती थी, लेकिन कई मजबूरन किया जाता था। अर्थात उसने ये बताया जो है कि कुछ तो खुशी से ही जो है अपने पति के शव के साथ जलकर मर जाती थी, और कुछ जो है जबरन जलाया जाता था। अर्थात उनमें जीवन जीने की इच्छा होती थी, फिर भी वो जला दी जाती थी। जैसे यहाँ उसने 12 वर्षीय अनाथ बच्ची का विवरण दिया है। दास प्रथा। इब्ने बतूता के अनुसार बाजारों में दासों को किसी अन्य वस्तु की तरह खुलेआम बेचा जाता था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को अमीर लोग दासों, घोड़ों और बादाम का उपहार देते थे। महिला दासियों का उपयोग संगीत, नृत्य और सुल्तान के लिए जासूसी करने के लिए किया जाता था। श्रमिक के रूप में महिलाएं। कृषि और गैर कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण थी। वह व्यापारिक और वाणिज्यिक गतिविधियों में भी भाग लेती थी। इस तरीके की स्थिति महिलाओं की थी। अब अगला है कि इसमें कौन सी जानकारी जो आप लोगों के लिए बहुत जो है विशेष होने वाली है। तो इसमें जानते हैं अल-बरूनी के अनुसार भारत को समझने में कौन सा मुख्य बाधाएं आई इससे, या डाक व्यवस्था, या मुगलकालीन भू स्वामित्व व्यवस्था, या जो है इब्ने बतूते के नारियल और पान का विवरण। ये सारे ऐसे जो है इस अध्याय के विशेष तत्व हैं जिन पर प्रश्न बार बार पूछा जाता रहता है। साथ हम बच्चों ये कहना चाहेंगे कि इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और इसे बार बार देखें, पढ़ें और इससे जो है अपने नोट्स को भी तैयार करें। धन्यवाद।